जिंदगी भर के लिए अगर एक चीज छोड़नी हो, प्रोटीन या कार्ब्स? कार्ब्स छोड़ दूंगा अगर जिंदगी भर के लिए छोड़ना, मगर मेरा मानना ये है कि दोनों में से कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट जो आप रोज खा सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड? सर मैं बनाना रोज खा सकता हूँ क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है और वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। छोले भटूरे खा के आप कभी गए चैंपियनशिप जज करने? हाँ ये छोले भटूरे वहां जाके मिले भी हैं। सर, एक मिथ बॉडी बिल्डिंग का जो आप जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत है, जो लोग फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोग। विदाउट सप्लीमेंट बॉडी नहीं बन सकती, वो ये सबसे बड़ा मिथ है। और विदाउट स्टेरॉइड बॉडी नहीं बन सकती, ये सबसे बड़ा मिथ। सबसे ओवररेटेड ट्रेंड जो चला हुआ है आज के दिनों में फिटनेस को लेकर, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट लोगों ने बिना मतलब चढ़ा रखा है, भाव दे रखा है बहुत। फालतू के इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं, डिजर्व ही नहीं करते, जिनको बॉडी बिल्डिंग का बी नहीं मालूम, जिनको पावर लिफ्टिंग का पी नहीं मालूम, मगर वो अपनी इंटेलिजेंसी थोप रहे हैं बच्चों पे। 5 ऐसी चीजें बताऊंगी, 30 दिन में वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसे खुद नहीं पता होता कि वो खुद उसको कैरी ऑन नहीं कर रही होती। सीधी सी बात ये है, वो खुद उस पे डिपेंडेबल नहीं है कि वो 5 चीजें वो खुद भी करती होगी शायद। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स जिम में करते हैं? घुसते ही लाउड म्यूजिक बजाना अपने तरीके से और फिर हैवी वेट मारना, दूसरों को दिखाना। हाय, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टोस्ट विद दोस्त। आई एम योर होस्ट रोहन, और आज जिन सर के साथ मैं बैठा हुआ हूं, इनका नाम है मिस्टर सुदेश यादव। 7 टाइम मिस्टर दिल्ली, 7 टाइम्स मिस्टर हरियाणा, 2 बार मिस्टर इंडिया जीत चुके हैं। सर, इट्स एन ऑनर। थैंक यू, सेम हियर सर। बहुत बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूं मैं आज आपसे इस कॉन्वर्सेशन में बात करते हुए। आप मेरे पहले गेस्ट हैं, आई थिंक इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी। एक बार प्लीज हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, कौन सा वो वक्त था, कौन सा वो टाइम था जब आपने मिस्टर इंडिया लड़ा था? रोहन भाई, बहुत लंबी बात है और बहुत पुरानी बात है। 90 के दशक से लगभग शुरुआत मेरी 88 से ही हो गई थी। और पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा, जय श्री कृष्णा करूंगा, और आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया उसके लिए मैं थैंक यू, और आपका भी शुभचिंतक रहूंगा हमेशा। और जब शुरुआत हुई तो छोटी उम्र ही थी, 14-15 साल की। एक अलग से ही एक किक मिली कि यार लाइफ में कुछ करना है। दिखे तो शरीर ऐसा दिखे कि लोग मुड़ के देखें, सामने से ही नहीं मुड़ के भी देखें, जब तक हम उनकी नजरों से ओझल ना हो जाए। तो बस वो शुरुआत रही, और 89 में पावर लिफ्टिंग ज्वाइन किया था, मगर शरीर बॉडी बिल्डिंग वाला बनता चला गया। तो खुद मेरे गुरुजी ने कहा कि आपकी जो बॉडी है बेटा, वो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए एक अच्छी बन सकती है। तो साथ के साथ पावर लिफ्टिंग भी किया और बॉडी बिल्डिंग भी की। तो दोनों गेमों में मैं खेला हूँ, और दोनों में नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ, और दोनों में मिस्टर इंडिया भी बना हूँ। सर, क्या फर्क होता है पावर लिफ्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में? पावर लिफ्टिंग जो है वो पावर का गेम है। बॉडी बिल्डिंग के लिए कि आपको एक एक मसल पे पूरा वर्कआउट करना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और मसल को किस तरीके से रेडी करना है उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। मगर पावर लिफ्टिंग जो है उसके लिए आपको मूवमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपकी मूवमेंट अच्छी और एक्यूरेट है तो आप अच्छा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। मिस्टर इंडिया इज अ गेम ऑफ बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग? दोनों है। तो दिस इज विच ईयर? 92 की बात कर रहे हैं, 91 की बात कर रहे हैं जब पहली बार जीते थे। देन यू वन इन 1996। 5 इयर्स के डिफरेंस में जीते थे। तो मुझे ये बताइए, 91 में मिस्टर इंडिया का जो कंपटीशन होता था उसका स्ट्रक्चर क्या होता था उस टाइम? बिकॉज इट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तो बहुत चेंज हो गया। एग्जैक्टली रोहन भाई, उस टाइम क्या था कि साल में मुश्किल से 2 या 3 ही चैंपियनशिप हुआ करती थी। जैसे कि मिस्टर दिल्ली करा दिया, या ओपन दिल्ली होता था, मिस्टर हरियाणा हो गया, या नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप हो गई, और अब या मिस्टर इंडिया हुआ तो एक बार साल में एक बार नेशनल चैंपियनशिप होती थी। मगर अब क्या है कि अब तो हर हफ्ते ये ट्रेंड आ गया कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं मिस्टर इंडिया भी हो रहा है, मिस्टर एशिया भी हो रहा है, मिस्टर यूनिवर्स भी हो रहा है, और मिस्टर वर्ल्ड भी हो रहा है। और इतने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे हो रहा है कि हमें सोच के हैरानी होती है कि ये हमारा टाइम क्यों नहीं है कि हम थोड़ी सी मेहनत में ही हम मिस्टर वर्ल्ड भी बन जाते, मिस्टर यूनिवर्स भी बन जाते। हमारा जो टाइम था वो बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम था, और हमें बड़ा वेट करना पड़ता था, और हमारे टाइम पे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, मगर मेहनत थी। तो ये जो आपने बात मेंशन करी कि अब तो हर जगह गली गली में होने लगे कॉम्पिटिशन, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे कि क्या फर्क था तब में और अब में कॉम्पिटिशन्स में? देखिए, पहले मैनेज करना, पहले ये था कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कराती थी, और
जो प्राइवेट एजेंसीज हैं या जैसे या उस टाइम पे एक्चुअल में जिम नहीं होते थे। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे टाइम पे जिम नहीं थे, हेल्थ क्लब हुआ करते थे। तो हेल्थ क्लब में ही आपको एक्सरसाइज करनी है, वो फैसिलिटीज नहीं थी कि इक्विपमेंट्स नहीं थे उतनी क्वालिटी वाले। सबसे बड़ी बात सप्लीमेंट्स नहीं थे हमारे टाइम पे, ये प्रोटीन वगैरह क्रेटिन वगैरह कुछ नहीं होता था। एक आधी कोई टैबलेट भी चलती थी तो वो केमिस्ट से मिलती थी, बिकॉज ओल कैप्सूल टाइप में, इस टाइप से, जैसे बॉडी वेट वगैरह बढ़ाना है तो इस टाइप से। और वो भी थी, हमें उस टाइम वो चीज़ का भी नहीं पता था, सच बताऊं तो मैं आपको। मगर ये था कि उस टाइम की मेहनत में और इस टाइम की मेहनत में रात दिन का फर्क है। वो एक नेचुरल टाइम था और आज की डेट में आपको प्रोडक्ट बहुत मिलते हैं। आज की डेट में, आज की जो डेट है, आज के टाइम पे जो है वो आपको अच्छे से अच्छा सप्लीमेंट भी प्रोवाइड हो जाएगा और जिम भी प्रोवाइड हो जाते हैं, कोच भी प्रोवाइड हो जाते हैं। आई थिंक वो एक टाइम ऐसा था जब मिस्टर इंडिया के कॉम्पिटिशन्स होते थे टू एक्चुअली गिव क्रेडिट टू समवन जिसने अच्छी बॉडी बनाई है। एग्जैक्टली। बट आई थिंक अब ऐसा हो गया है, इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। ये इनका एक अपना ही माफिया हो गया कि 10 बॉडी बिल्डर्स इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह और बोलते हैं कि हम इतने फलाने रुपए देंगे और हम कंपटीशन करा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि नॉर्थ इंडिया का भी अगर कंपटीशन हो रहा है तो इतने स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि कंपटीशन ज्यादा हो गया है। राइट। और इसको गेम ना बनाकर एक बिजनेस का तरीका बना दिया गया है। ऐसा नहीं कि मैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बहुत अच्छे लेवल पे करा रहे हैं, जो खुद इसमें पूरा जिन्होंने रात दिन एक कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज दी जाए, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ बच्चों को दिखाना है कि हम ये टैग दे रहे हैं मिस्टर इंडिया का, ये टैग दे रहे हैं मिस्टर वर्ल्ड का, या कोई अलग से ही टैग दे दिया, किसी भी तरीके का टैग दे दिया, और वो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो युवा है उसको ये पता है यार, यहाँ कोई ज्यादा मेहनत तो है नहीं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर तो आएंगे नहीं, तो यहाँ घुस जाओ, यहाँ हमें मिस्टर इंडिया का या मिस्टर नॉर्थ इंडिया का या मिस्टर एशिया का अवार्ड मिल रहा है। हमने सिर्फ एक फीस देनी है 1500 या 2000 रुपए या 1000 रुपए, जो भी एक फीस रखी जाती है, जबकि हमारे टाइम पे फीस इतनी होती ही नहीं थी। मैं ये भी कहूंगा कि हम इतनी अवेलेबल नहीं कर पाते थे कि उतनी फीस पे कर सके। आज की डेट में जो 1000 से लेके 3-3, 4-4, 5-5 हजार तक आज एक एक बॉडी बिल्डर को पे करना पड़ता है। आज के टाइम पे भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास 5000 रुपए और जाके खेल लेगा। मैं नहीं जानता कि वो बच्चे कैसे मैनेज करते हैं उस 5000 या 7000 को, कि वो जाके एक अच्छी चैंपियनशिप के लिए देते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मगर यही है कि जो मेहनत करता है वो जीतता है। सर, हर बॉडी बिल्डर की एक इंस्पायरिंग स्टोरी होती है। आई थिंक एक ऐसा दिन होता है जब उसको पता होता है कि नहीं, मेरे को ये करियर चूज करना है। आपके लिए वो दिन कौन सा था? बहुत छोटी उम्र थी, 9th या 10th में था शायद मैं उस टाइम। कितने साल के होंगे आप? लगभग 14-15 साल का। तो उस टाइम ये था कि एक एथलीट लाइक ए पहलवान टाइप में, और मुझे बाद में पता लगा कि वो शक्तिनगर के SHO भी रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। गुलाबी बाग जो स्कूल है उसमें मेरा स्कूल का सेंटर पड़ा 10th का। तो वो सामने से कोई अपनी सिस्टर को छोड़ते हुए आ रहे थे, तो वो सिस्टर तो आगे निकल गई, मगर मैं उन्हें आते भी देखा और जाते भी देखा। फिर मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि यार ऐसा क्या था इस बंदे में जिसे मैं जाते भी देखा और आते भी देखा और मेरी नजर नहीं हटी इस इंसान से। वो थी उसकी पर्सनैलिटी, वो थी उसकी मेहनत, जिससे उसने वो मुकाम हासिल किया। और मुझे अच्छा लगा कि मुझे जीवन में अगर बनना है तो ऐसा ही अपना शरीर बनाना कि लोग मुझे आते भी देखें और जाते भी देखें। मुझे वो पर्सनैलिटी बनानी है। आपने जब अचीव किया तब कैसे लगा आपको? आज तक लग रहा है। आज तक भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, सभी वो कहते हैं कि सुदेश आप में कोई बदलाव नहीं आया, आप आज भी एक अच्छी पर्सनैलिटी है। तो मैं ऊपर कृष्णा जी से ये हमेशा छाया चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। The first competition that you fought was, I think, Mr. Delhi. Yeah. पहला कंपटीशन था वो। हाँ। आपने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताई थी ऑफ द कैमरा। जब आप मिस्टर दिल्ली जीत कर आए थे, तो आपने क्या किया? जब मैं जीत कर आया था तो हमारे यहाँ दिल्ली में रानी बाग जगह है, वहाँ आर्या केसरी मिस्टर दिल्ली हुआ था, जो कि एक आर्या संस्था ने ही कराया था, जो आर्य समाजी जो लोग होते हैं उनमें से। और मुझे किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे रानी बाग में चैंपियनशिप हो रही है। अब तो एक एथलीट के साथ बहुत बच्चे साथ में आ जाते हैं। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि हम अकेले ही जा रहे हैं और अकेले ही आ रहे हैं। कोशिश तो ये करते थे कि
जेब में किराया है भी या नहीं है, बस में लद के जाना है या कैसे जाना है, क्योंकि इतना कन्वेंस वगैरह का प्रॉब्लम रहती थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो चैंपियनशिप शुरू हो गई। चैंपियनशिप में मैं अपने बॉडी वेट में फर्स्ट आया। फर्स्ट आने के बाद में थोड़ा बहुत खाने के लिए गए, तो फिर दोबारा कॉल हो गई कि भाई जो लोग फर्स्ट आए हैं उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियन के लिए भी बुलाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद कम थी, मगर ये था कि भाई यार मेरे से तो और भी तगड़े तगड़े लड़के आए हुए हैं। मगर पोजिंग अच्छी थी, क्योंकि मेरे जो गुरुजी हैं बृजभूषण जी, तो उन्होंने मुझे तैयार इस तरीके से किया था कि कभी घबराना नहीं है बेटा, खेलना है तो मस्त होके खेलना है और दुनिया को दिखाना है, और आपको एक अलग ही तरीके से देखे, इस तरीके से बॉडी शो करना है। तो म्यूजिक पे भी मैंने शो किया उस टाइम, जबकि म्यूजिक का कोई चलन नहीं था इतना, तो म्यूजिक पे दिखाना शुरू किया। तो वो इतना फेम हो गया कि लोगों ने कहा कि बार बार मोर एंड मोर एंड मोर, हाँ पीछे से ही। तो बाद में पता लगा कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियन चुने गए हैं दिल्ली के। तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, और वहाँ से नारपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी में मेरा जन्म हुआ है, और मुझे प्राउड है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ और उस मिट्टी में ही खेला कूदा हूँ। तो जब मैं 7 किलोमीटर का रास्ता था, तो आप यकीन मानिए कि मुझे ये था कि मैं सुबह कब अपने गुरुजी तक पहुंच जाऊं और उन्हें मैं अपनी अचीवमेंट दिखाऊं कि गुरुजी मैं दिल्ली चैंपियन बन गया हूं। उनको नहीं पता था? उनको नहीं पता था, क्योंकि ये उस टाइम आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि जैसे कि फोन वगैरह नहीं हुआते थे। अच्छा। क्योंकि मैं खबर कैसे दूं उनको। और कंपटीशन लड़ने अकेले गए थे? अकेला गया था। ओके। और फिर आप जीते? बच्चे ऐसे तो जानकार मिल ही जाते थे, मगर ये था कि वहां पर कौन किसकी हेल्प कर रहा है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं, सब अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी पंपिंग कर रहे हैं कि भाई स्टेज पे उतरना है। और मैं आपको रोहन भाई एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे टाइम पे, आज की डेट में हमारे टाइम पे सिर्फ हम सिंदूर ऑयल में मिला के अपनी बॉडी को लगाना, या लिपस्टिक उस कलर की खरीदना और अपनी बॉडी पे पहले निशान बनाने, फिर उसको रगड़वा के ऑयल लगाना शाइन देने के लिए, ताकि मसल दिखे आपका, वो चीज भी करी है। और मतलब मुझे लगता था कि हमारे टाइम पे अगर वो थोड़ा पैसे के मामले में थोड़ा लोएस्ट था, तो उस टाइम इतनी महंगी बॉडी बिल्डिंग नहीं थी। मगर अब अगर महंगी बॉडी बिल्डिंग है तो आपको उतनी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, साथ के साथ आप उतना अचीव कर पा रहे हैं, आप उतना मैनेज कर पा रहे हैं। सर फिर उस किस्से पे मैं वापस आना चाहूंगा। हम बात करते करते थोड़ा इधर उधर हो गए, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। वो स्टोरी मुझे बताइए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी। आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मिस्टर दिल्ली जीत कर आए जी। फिर आप दिल्ली के किसी रास्ते में चल रहे थे, सारे मेडल्स उठा के आपको एक शादी मिली वहां पे। या शादी मिली, वो मैं बताया, रात को भूख लग रही थी, रात के 1:30 या 2 बजे थे। तो जब जा रहा था तो भूख इतनी तेज लग रही थी, मैं वहां शादी का एक टेंट दिखा, मैंने उनसे कहा, मैंने अगर कुछ खाना मिलेगा मुझे? तो उन्होंने कहा भाई आप कौन है? ठीक है। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली मैं एक कंपटीशन जीत के आ रहा हूँ और ये मेरे मेडल्स हैं, ये मेरी ट्रॉफीज हैं। तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा बेटा खाना तो खत्म हो गया है, और किसी अपनी बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे, सरस्वती बिहार पड़ता है रास्ते में, तो सरस्वती बिहार कहलाता है, दीपाली चौक, वहां पर वो टेंट लगा हुआ था। तो वहां पर उन्होंने गाजर का हलवा दिया मुझे। तो उस गाजर के हलवे से मैंने अपना फास्ट तोड़ा। हाँ, अपना फास्ट तोड़ा उस दिन, और फिर मैं घर पहुंचा अपना। कैसी फीलिंग होती है अगर फीलिंग सर, साइकिल में आप चल रहे हैं इतने दिनों से, जब आप कुछ खा नहीं रहे हैं, ना शुगर ले सकते हैं ना? नहीं सर, ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था। अच्छा। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। आप सब कुछ लेते थे? हम कुछ सब कुछ, मतलब नो, हमारे टाइम पे तो बल्कि हम खा के जाते थे उल्टा, कि यार कंपटीशन लड़ना है और वहां जाके हमने अच्छी बॉडी दिखानी है। हम तो फुल, मतलब ये समझ लो फुल पैक होके जाते थे कि यार वहां से कब छुट्टी मिलेगी, कब घर पहुंचेंगे, तो इसलिए पहले ही खा के चलो। रास्ते के लिए रख भी लेते थे साथ में कि भाई माँ 2 पराठे बना दो, उसमें थोड़ा अचार रख दो, और इस तरीके से सब कुछ। तो इतना उस टाइम पे इतना मतलब ध्यान नहीं था कि भाई ये चीजें हमें, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। मगर ये था कि खुशी होती थी, जो खुशी से माँ ने दे दिया, जो बांध दिया, वही हमारी डाइट थी उस टाइम पे। तो ये पराठे वगैरह खा के आप अपने एब्स वगैरह मेंटेन करते थे? पैक उस टाइम था एब्स का कॉन्सेप्ट? रोहन भाई बिल्कुल था, मगर उस टाइम पे एब्डोमिनल मसल बोलते थे, ना कि आप पैक्स वगैरह बोलते थे। आजकल तो बिस्किट बोलते थे, 6 पैक्स बोल देते हैं। हमारे टाइम पे एब्डोमिनल मसल्स बोलते थे, कि जैसे भी जो जजेस होते थे सामने, वो कहते थे शो योर एब्डोमिनल मसल्स विद योर थाइज या विद योर डबल बाइसेप्स।
तो उसी तरीके से हम शो करते थे, तो उसी में हम अपने एब्स दिखाते थे। मतलब आज की डेट में वो एब्स हो गए हैं और 6 पैक्स हो गए हैं, और हमारे टाइम पे वो एब्डोमेनल मसल हुआ करता था। सर की तो मैंने पिक्चर देखी भी है ऑफ द कैमरा, सर के पीछे भी एब्स थे, बैक में भी एब्स या एग्जैक्टली। सर क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं, थोड़ा हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। जी जरूर। कितना जरूरी है अपनी डाइट को नेचुरल रखना, और क्या फर्क होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में और आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डिंग में? देखिए, आर्टिफिशियल बॉडी बिल्डिंग जो है वो आपका एक शॉर्टकट रास्ता है, मगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है वो आपको थोड़ा सा लंबा उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको पेन भी लेना पड़ेगा। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको दिल में शांति रहनी चाहिए कि हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। कहते हैं ना, एक बार आपने जो मेहनत करी है वो कभी ना कभी तो रंग लाएगी। आई थिंक बॉडी बिल्डिंग गेम ही रेजिलियंस का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या फर्क रहता है, मतलब डाइट कैसे चेंज हो जाती है नेचुरल में या आर्टिफिशियल में? जैसे आजकल लोग बहुत जल्दी में रहते हैं बॉडी बिल्डिंग में, मतलब बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अबाउट बिल्डिंग द बॉडी, इट्स अबाउट एस्थेटिक्स, दिखाने के लिए बॉडी बनती है आजकल। तो 2 साल में 5 साल में वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो जिसको बनाने में शायद 10 साल लगते हो। नहीं, बनाने में 10 साल नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि आप कितनी लगन से अपना शरीर रेडी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कितना है। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मुझे सिर्फ फिटनेस चाहिए, तो उसके लिए तो आपके 45 मिनट भी बहुत है दिन के। मतलब आप अपने बॉडी को 45 मिनट दीजिए, उस 45 मिनट में आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं अपनी। मगर आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो उसके लिए कम से कम 2.5-3 घंटे 4 घंटे आपको जरूर चाहिए, जिसमें सुबह शाम भी आप एक्सरसाइज में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ही आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। अब हमारा टाइम तो ये होता था कि भाई दूध दही लस्सी पे जोड़ देते थे हम लोग, और मगर मेहनत बहुत करते थे। उस टाइम हम भी 2-2 3-3 4-4 घंटे एक्सरसाइज करते थे। मगर लोग जो ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग भी कर लें और 1 घंटे में हम घर वापस भी आ जाएं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये फर्क है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में। और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का तो ये है कि देखिए, आप उसे लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। आज आपके सामने बैठा हूं और बहुत हमेशा मस्त रहता हूं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, शरीर से कोई दिक्कत नहीं है आज तक, क्योंकि ना कोई टैबलेट, ना कोई किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं। बस हाँ ये है कि फिट रहे तो सब कुछ ठीक है। मगर हाँ, अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो नेचुरल आपको किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा, और जब आप सहारा लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, क्योंकि वो आपको अपने सहारे पे खड़ा कर देता है। आप उसके सहारा लेके खड़े हुए हैं तो आपको उससे उसका सहारा छोड़ने के लिए बड़ा टाइम लगता है फिर। आई थिंक सारे यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो मेरा पर्सनल ट्रेनर मुझे बोल रहा है उसी से ही मेरी बॉडी बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। जैसे पर्सनल ट्रेनर ने बोल दिया कि ये 5,000 का प्रोटीन पाउडर है, ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम 5,000 नहीं दे सकते, मैं 2,000 में दे दूंगा तुम्हें। या ये BCAA है या क्रिटीन है, इसके बिना तुम्हारी बॉडी बन ही नहीं सकती, और इसके नाम पे बेचे जा रहे हैं बच्चों को। सपोज कि किसी 15 साल के बच्चे ने ज्वाइन किया जिम, अब वो घर पे जिद कर रहा है कि नहीं पापा मेरे को 10,000 रुपये चाहिए ही चाहिए, मेरे पर्सनल ट्रेनर ने बोला है। देखिए, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, ऐसे पेरेंट्स के फोन आते हैं जिनके बच्चे नए नए जिम शुरू करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये रहती है कि सर ये प्रोटीन के लिए पैसे मांग रहा है, सुदेश भाई इसको दें ना दें, कैसे करें। डिपेंड करता है आपकी एज के साथ। सबसे पहले तो एज फैक्टर है कि आपकी हर एक्सरसाइज आपकी एज के हिसाब से बनी है, आप किस एज में क्या अचीव करना चाहते हैं। मगर ये जो सप्लीमेंट्स है, ये आप 18 साल से पहले अगर सेवन ना करें तो बहुत अच्छी बात है, 18 साल के बाद ही शुरू करें, मगर उतना ही शुरू करें जितनी बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पहले तो आप खुद नेचुरल में कीजिए। आप महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने नेचुरल कीजिए। आपको लगता है कि मैं नेचुरल में बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो आपको बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, आप प्रोफेशनली जाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। फिर तो आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, क्रेटीन भी लेना पड़ेगा, BCAA भी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने बात करी कोच की, कि कुछ कोच कह देते हैं। देखिए, आप जब भी आप किसी अच्छे जिम में जाते हैं तो आप तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि वो कोच कितना क्वालिफाइड है, वो खुद क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि पता लगा कि वहां कोई अटेंडेंट ही वहां रखा हुआ उन्होंने और वो आपको कोचिंग देना शुरू कर दिया और आप उसी से इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि आजकल अटेंडेंट भी अच्छी बॉडी बना के रखते हैं जो आपको। आप तो बता रहे थे सर कि बहुत लोग होते हैं जो वहां पे काम कर रहे होते हैं, वर्किंग स्टाफ होता है, और वो भी फिर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा जिम वालों को लालच भी लगा लो
कि भाई वही बच्चे वहाँ वेट उठा के भी रख रहे हैं और वही वहाँ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, वो हेल्प भी करा रहे हैं, वो हेल्प कराते कराते ही कोच बन जाते हैं। और फिर वो ये हालत होती है कि जो वहाँ जेंट्री आ रही होती है या जो सीखने आया होता है उसको गलत दिशा दिखा दी जाती है, क्योंकि उन बच्चों ने, देखो एक तो होता है कि आपने थ्योरी भी किया है, थ्योरिकल भी किया है, और एक होता है प्रैक्टिकल करना, जिसमें मैं कहता हूं प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। थ्योरिकल करना बाद में जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो चीज आपको खुद नहीं आती वो दूसरों को कैसे सिखाएंगे आप कैसे बताएंगे कि एक जब आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो उसमें हाथ कितना जाना चाहिए, एल्बो कितनी मूव करनी चाहिए, एल्बो आगे आनी चाहिए या पीछे जानी चाहिए, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और वो मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कोचिंग दे सकते हैं। तो आप जब भी किसी जिम को ज्वाइन करें तो वहां कोशिश करें कि जब अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो किसी अच्छे कोच से लें। बहुत ऐसे देसी जिम है, आई एम यूजिंग दिस टर्म देसी बिकॉज रेगुलर फ्रेंचाइजी वाली जिम्स में ऐसा नहीं होता है, बट कुछ ऐसे देसी जिम होते हैं जहाँ पे ट्रेनर्स पैसा बचाने के लिए बोलते हैं कि भाई मैं एसी नहीं चलाऊंगा, गर्मी में ही करो जिमिंग और पसीना बहने दो। कितना सही है ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए? देखिए आजकल क्या है ना कि आपको वेदर तो बनाना ही पड़ेगा उस टाइप का। आप बहुत ज्यादा गर्मी में भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और आप बहुत ज्यादा ठंडे उसमें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का खुद का एक अपना टेम्परेचर होता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्चुअली में अब हमारे टाइम पे क्या होता था, जब हम करते थे तो ओपन जिम हुआ करते थे हमारे टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोंटा एक जगह है, वहां पर यूथ वेट लिफ्टिंग क्लब जहां मैंने अपनी शुरुआत करी, वो खुले में बना हुआ था, चारों तरफ ग्रीनरी थी। तो वहां तो जाके बैठ के देखने वाला जो बैठता था ना वो भी तगड़ा हो जाता था। मतलब है कि नेचुरल वो था कि जो वहां जाके बैठ जाता था ना, एक्सरसाइज भी नहीं करता था, वो भी तगड़ा होके जाता था वहां से, क्योंकि वहां पर नेचुरल वातावरण, नेचुरल एटमॉस्फेयर और आपको जो वहां हवा मिल रही है सुबह सुबह की, वो इतनी फ्रेश एयर होती थी कि आपका खुद ही तन मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता था। तो आजकल का जो है ट्रेंड हो गया कि एसी होना जरूरी है या कूलर होना जरूरी है, या तो मैं वही कहता हूं कि आपकी बॉडी कितना उसको टॉलरेट कर पा रही है। अगर आप गर्मी में एक्सरसाइज करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप गर्मी में एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते या एथलीट नहीं बन सकते। आप देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स है, वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो तपस्या मांगता है। विदाउट तपस्या, समझते हैं आप, किसी भी भगवान को पाने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। तो हमें किसी भी मुकाम या किसी भी डिग्निटी को हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, और उस तपस्या में सबसे बड़ी बात है कि आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में जिम शायद नहीं किया है, उन्होंने वर्कआउट कभी नहीं किया है, वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आ रहे हैं। अब मैं जैसे जॉब करता हूँ, जनरल जॉब करता हूँ, मेरी 9 to 5 की जॉब है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मुझे आदत नहीं है जिमिंग की, और मुझे ऐसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की भी आदत नहीं है। मैंने कभी वेट नहीं उठाया है, कभी मैं 25 मिनट भागा नहीं हूँ ट्रेडमिल पे। अब अचानक अगर गर्मी में मेरा बीपी चेक नहीं हुआ है, किसी ने देखा नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर लेवल कितना है, अब उसमें अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है भागते हुए, जस्ट बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर किसी को पता नहीं है, और कोच उसे फोर्स कर रहा है कि नहीं भाई तू गर्मी में ही जिम कर, इसी से पसीना निकलेगा, इसी से बॉडी बनेगी। ये मिसकम्युनिकेशन कोचेस और ट्रेनर्स के बीच में कितनी ज्यादा बढ़ गई है आजकल, उसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए प्लीज। देखिए, मैं जैसा कि आपने बताया कि जो वर्किंग है, आपका क्वेश्चन ये है कि आपका जो वर्किंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाँ, कि उनके लिए पहली बात तो ये कि बहुत हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है। पहला तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि जब भी वो जिम जाते हैं तो वो इतनी भी रनिंग ना करें कि जिससे वो खुद एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, और वो इतना कार्डियो भी ना करें जिससे उनको दिक्कत आए। आप धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप। जब आप चलेंगे, आज आपने 10 मिनट वॉक करिए, 5 मिनट्स आपने साइकिलिंग करी है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करिए, वार्म अप करिए अच्छे से, फिर धीरे धीरे वेट। आज सिर्फ आप खाली रॉड लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं या मशीनी, आजकल मशीनी एक्सरसाइज आ गई हैं, आपको लूज वेट पे जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की, आप मशीनों में बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मगर आप उससे क्या है, जो वर्किंग वाले हैं खासकर में, उनको हैवी वेट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वो लाइट वेट, रेपिटेशन ज्यादा, मतलब जहां आपको 10-12 रेपिटेशन निकालने होते हैं वहां 25 से 30 निकालिए। जिनको वेट रिड्यूस करना है वो कार्डियो बहुत ज्यादा ना करके वेट के रेपिटेशन ज्यादा रखें, उसी से आपकी बॉडी टोन अप हो जाएगी।
तो वो जरूरी है, उसको ही आपको लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा। और जहां आपको लगे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है तो आप वहां रुक जाएं। आप वहां अपने आप, आपका कोच कितना भी आपको बोले कि नहीं ये करना है, उसको आप कोच को बोल सकते हैं कि सर गुरुजी मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे कोई दूसरी एक्सरसाइज शुरू करा दें या जिसमें मैं अच्छे से सांस ले सकूं। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज करते करते वक्त कभी कभार क्या होता है कि आपको सांस आने में दिक्कत हो गई है, तो आप खुली हवा में इमीडिएटली चले जाएं, आप वहां ना रहें। या हर जिम में विंडो होती है तो आप फ्रेश एयर को जरूर ले लें। आपका दम घुट रहा है तो आप वहां उस वर्कआउट को रोक दें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल खान पान चेंज हो गया है। राइट। ये दिक्कत जिम की नहीं है, ये दिक्कत और कुछ नहीं है, सबका खान पान चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हर इंसान चाहता है कि मैं रिच फूड यूज करूं, अच्छे से अच्छा, मतलब वो ये नहीं देखता कि ये मैदा का बना है या ये ऑयल इसमें ज्यादा है। बस उसे पता कि ओहो इसका नाम अच्छा है, चाहे वो मोमोज हो, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो चिकन हो या चिकन बर्गर हो। बस वो ये नहीं देखता कि ये मेरे लिए बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बस ये चाहिए कि हाँ अच्छा महंगा आ रहा है तो मैं इसका सेवन करूंगा तो मेरे को अच्छा इफेक्ट देगा। तो खासकर में जो वर्किंग वाले हैं उनको अपनी डाइट भी देखनी पड़ेगी, उनका अपना टाइम शेड्यूल भी, कि उनकी नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है, नींद पूरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वर्किंग भी हैं, आपको जाके ऑफिस में भी टाइम देना है। ऐसा तो नहीं कि मॉर्निंग की एक्सरसाइज में आप इतना थक गए हैं कि आप घर ऑफिस में जाके सुस्ता रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आप इतनी एक्सरसाइज रखें, इतना टाइम रखें, उसमें 40 से 45 मिनट आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए काफी है। और उसमें डाइट में आप लाइट फूड ले सकते हैं, फ्रूट सैलेड हो गए, दलिया हो गए, ओट्स मील हो गए, इस तरीके की स्प्राउट्स हो गए, ये सुबह के आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, जैसे कि जो जॉब करते हैं 9 to 5 करते हैं, क्या उनको पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है या उनको सिर्फ पैसों के लिए बेचा जाता है? सर डिपेंड करता है कि वो उसके बारे में नॉलेज कितनी रखते हैं। राइट। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से रहा ही नहीं कभी, आपको पता ही नहीं कि डंबल कैसे उठाना है, तो बहुत जरूरी है पर्सनल कोचिंग, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें पर्सनल कोचिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अपने आप को इंजर्ड ना कर लें। आपको ये लगता है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो सोचती है कि यार जिम का मतलब है हैवी वेट मारना, मशीनों पे जाना, हैवी वेट डाल देना और हैवी वेट शुरू कर देना। नहीं, उसके लिए आपका एक अच्छे कोच का वहां होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पर्सनल कोचिंग भी जरूरी है वहां पर। क्या आप ये भी मानते हैं कि आजकल, क्योंकि आप एक ओल्ड स्कूल ऑफ जिमिंग से आते हैं, आपने पूरा एक दौर देखा है, जिम्स को चेंज होते हुए देखा है। आप जब जिम करते थे तब चीजें ओपन में होती थी, आज इंडोर हो गया है जिमिंग। क्या आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूविंग इनटू द फ्यूचर हम लोगों को धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज भी इनकलकेट करने की जरूरत है जिम्स के अंदर? डेफिनेटली, और काफी जिमों में शुरू भी हो चुकी है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया यस यस एग्जैक्टली, वहां नई नई मशीनें आ चुकी हैं जिसमें बीपीबी और बॉडी का क्या टेम्परेचर है आपका, हर तरीके से वो सब पूरा काउंट होता है। जितने भी अच्छे हाई लेवल के जिम है सभी में हो रहा है ये। आपको हर हफ्ते वो चेक करते हैं कि भाई क्या बॉडी, पूरा बॉडी चेकअप भी होता है, आपका मेडिकल चेकअप होता है बाकायदा। जनरली आप अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं ऐसा, जो जिनके भी जिम है या जो भी हाँ बिल्कुल करते हैं कि ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से लाइफस्टाइल हो गया है सभी का, खासकर में आपने बताया कि जो वर्किंग में है बहुत भाग दौड़ लगी रहती है और टेंशन्स बहुत रहती है आजकल सभी को काम को लेकर, कि ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, सारी चीजों का। तो वो चीज जाके जिम जो है, जिम को जिम ना समझकर आप एक मेडिटेशन सेंटर समझिए, जहां जाकर हम अपने माइंड को सब कुछ भूल जाते हैं और अपने माइंड में सिर्फ ये रखते हैं कि मैं यहाँ आया हूं, मुझे 10 मिनट रनिंग करनी है, मुझे 10 मिनट साइकिलिंग करनी है, मुझे 10 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है, योगा करनी है और 5 मिनट मुझे ओम का उच्चारण करना है और मुझे लाइट वेट एक्सरसाइज करनी है। तो उस टाइम आप सभी चीजों को भुला दीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए। मगर दिक्कत किनके साथ आती है रोहन भाई, कि जो जाते ही जिम में बहुत लाउड म्यूजिक चला देते हैं, बहुत लाउड, इतना लाउड कि वो दूसरों को भी चुभ रहा होता है। वो जो एक्सरसाइज करने के मन से आया वो भी एक्सरसाइज नहीं कर पाता ढंग से। और वो बच्चे मतलब एक टाइम पे, मतलब एक होता है ना गर्म खून जिसे बोलते हैं, यंग एज, यंगस्टर जो है, यूथ जो है, और आजकल और वो गाने भी क्या लगाते हैं, वो पिस्टल वाले, वो बंदूक वाले, ये अरे भाई यहाँ गांव में से निकल रहे हैं, ये यूथ निकल रहा है, एग्रेशन माइंड वाले करने वाले। अरे आप मोटिवेशन वाले चलाओ भाई, वो पैदा होता चला जाता है आपकी साइकिल हाँ, के साथ। और वही चीज आप बाहर जाके उस एग्रेशन को आप बाहर निकालते हैं फिर।
तो ये अपने आप को इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, कि अगर अग्रेशन आपके अंदर आ रहा है तो आप जिम जाने का मतलब है मेडिटेशन करना, ना कि आप अपने आप को अग्रेशन में डाल रहे हैं। आप शरीर बना रहे हैं, शरीर का मतलब है आपका मन शांत रहे, तन शांत रहे। अगर आपको एक चीज अचीव कर रहे हैं तो आपको उसकी ख्याति प्राप्त हो रही है, आप सामने वाले को दिख रहे हैं कि यार क्या पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप उसे घुसा मार के बताएं कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, नहीं, वो खुद देखे कि हाँ ये आपकी पर्सनैलिटी है, कि यार आपकी तारीफ करे, यार आप बड़े अच्छे लग रहे हो। वो चीज होनी चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए लाइफ में, शांत रहना चाहिए मन हमेशा, ताकि आप सामने वालों पे अपना असर डाल सके। आप जब भी किसी से मिले, खासकर मैं मेरी नजर में जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, पुराने तो मैं कह ही सकता हूं, नए भी बहुत हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बहुत है। मुझे लगता नहीं है कि बॉडी बिल्डर, मतलब मैं 5% ही बोलूंगा कि बॉडी बिल्डिंग करके कोई एग्रेशन में रहता हो, शायद, मेरा ही मानना है। मैं थोड़ी देर बाद ये सवाल आपसे पूछने ही वाला था, आपने पहले ही जवाब दे दिया। मैं दूसरी तरीके से आपको ये पूछता हूँ कि अक्सर हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, ब्रेन का बहुत ज्यादा खेल नहीं होता बॉडी बिल्डिंग में, तो यूजुअली वी प्रिज्यूम कि बॉडी बिल्डर्स थोड़े डम होते हैं। क्या ऐसा होता है? देखिए, मैंने सिर्फ जिसमें अग्रेशन होता है, हाँ, मेरा ही मानना है, जिसमें अग्रेशन आता है, जो मेडिसिन स्टेरॉइड वगैरह यूज कर रहे हैं, वो उसी का अग्रेशन होता है। कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता कि वो, या तो उसका पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ अलग रहा हो तब वो थोड़ा अग्रेशन में रहता होगा, या उसको संस्कार अच्छे नहीं मिले माँ बाप से तब अग्रेशन में रहता होगा, मगर अदरवाइज, या फिर कुछ जो डोज वगैरह लेते हैं जो बच्चे, जो चाहे वो चैंपियनशिप टाइम के में लेते हो, तो उससे अग्रेशन आता ही है। आप कोई भी चीज, आप मान लीजिए हमारे हेडेक हो जाता है किसी बात पे कि यार आज हेडेक हो रहा है, यार वो हेडेक नहीं हो रहा है, आपने खुद अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बार बार सोच सोच के हजारों ख्याल मन में आते हैं, यार ये काम करना है, यार ये करना है, तो उससे क्या होता है, आपके सिर पे जोर पड़ रहा है, और उसके लिए क्या लेते हैं आप, पैरासीटामोल लेते हैं। वो कई बार वो भी काम नहीं करती है, मगर वो आप ये नहीं सोचते कि वो पैरासीटामोल भी आपकी बॉडी में 6 महीने से पहले नहीं निकलेगी, आप उसे वॉश आउट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये सोचिए कि जो डोज लेते हैं, जो स्टेरॉइड जो बच्चे लेते हैं, उसको कितना टाइम लगता होगा बॉडी से वॉश आउट होने के लिए, और वॉश आउट होना जरूरी है। और वो एक अच्छे ट्रेंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर के बीच में ही आपको उसकी नॉलेज लेनी चाहिए कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, लेना है तो कितना लेना है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते आप उसे। मैं उस लाइन में नहीं हूं, इसलिए मैं उस चीज की ज्यादा नॉलेज रखता नहीं, क्योंकि ना तो शायद मैंने कभी स्टेरॉइड यूज करी, और मैं कभी किसी बच्चे को भी नहीं कहूंगा कि वो यूज करे। मैं बिलीव करता हूँ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, और कोशिश रहती है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही करें लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। पेन किलर्स की बात करी आपने, वी टॉक्ड अबाउट पैरासिटामोल। मैं मुझे नहीं पता ये किस हद तक सच है, आप मेरी जो शंका है उसको दूर कीजिए। पैरासिटामोल, आई हैव इंटरव्यूड पीपल फ्रॉम द मेडिकल इंडस्ट्री, मैं उनके साथ बैठा हूं, तो उन्होंने मुझे अक्सर बताया कि जो ये कंपनीज होती हैं मेडिसिन की, इनका टाई अप यूजुअली हॉस्पिटल्स के साथ होता है और डॉक्टर्स के साथ होता है। तो वो जनरली अगर आप हेडेक के लिए किसी के पास जाएंगे तो वो रिकमेंड ही आपको एक पर्टिकुलर पेन किलर करेंगे। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितने बीमार हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आप विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं हो सकते हैं, तो डॉक्टर डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे, और वो पहले चेकअप भी करेंगे आपका, डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे। हाँ, ये तो सभी को पता है कि भाई सबका टाई अप होता है, बड़ी बड़ी जितनी भी जितनी भी कंपनीज हैं उनका डॉक्टर से भी टाई अप होता है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि एक्सरे भी आप कहीं कराने जाते हैं तो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, और वहाँ ऊपर डॉक्टर का नाम भी लिखा होता है। वो जहाँ एक्सरे करा रहे हैं, वहाँ अगर आपके दोस्त की शॉप है तो वहाँ 50% ऑफ भी हो रहा है, और आपके दोस्त की शॉप नहीं है तो वहाँ आपको 100% भी देना पड़ रहा है, तो वो 20-30% उस डॉक्टर के पास भी जा रहा है। तो केमिस्ट के पास भी ऐसा होता है, क्योंकि उसका वाटरमार्क तो देखिए, केमिस्ट के पास डॉक्टर से ज्यादा तो कंपनियों का होता है, कंपनियों का होता है, क्योंकि कंपनियां, अभी आपने देखा होगा कि आप केमिस्ट शॉप पे जाएंगे तो आपने देखा होगा अबाउट टू 40%, अबाउट टू 50%, जबकि मुझे लगता है कि मेडिकल लाइन में जितनी भी दवाइयां हैं,
अगर हम गहराई से उसमें जाएं, अगर भारत सरकार इस बारे में सोचे थोड़ा गहराइयों से कि दवाइयाँ इतनी महंगी है, मगर आप उसकी रियल कॉस्ट निकालेंगे, जो दवाई आज 100 रुपए की बाजार में मिल रही है या केमिस्ट शॉप पे मिल रही है, वो मात्र 2 रुपए में ही मिल जाती है आपको। तो कितनी कमाई है इसके अंदर, कितना ऊपर तक इसमें कमीशन लगा लीजिए, चाहे जो मर्जी लगा लीजिए, ह्यूज मार्जिन। हाँ, बहुत ज्यादा। सर लॉन्जिविटी पे आते हैं, मैं सीधा सवाल पूछूंगा, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा। आज के टाइम में जब इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम इतने सेडेंटरी हो गए हैं, ज्यादा सालों तक जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? सर योगा। योगा और मॉर्निंग वॉक। जो आपको, मैं आपको एक छोटी सी बात, आप हंसेंगे इस बात पर कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस कौन लाए? बाबा रामदेव। यह बात शायद एग्री भी करेंगे कि बाबा रामदेव जो सबसे ज्यादा, जिसने स्वास्थ्य की दुनिया में सबसे ज्यादा हलचल मचा दी। अभी बीच में उनकी वीडियो भी वायरल हाँ, हाँ, घोड़े के साथ तो जो भी है, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवेयरनेस उसी की, मतलब वैसे तो करते ही थे, सबको पता है भी हमें फिट रहना है, मगर उन्होंने क्या कहा, आप सुबह उठिए, आप 5 बजे उठिए और आप 1 घंटा योगा कीजिए, आप इस तरीके से दौड़िए या आप इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेचिंग करिए, ये व्यायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो सुबह 5 बजे उठ गया वो वैसे ही ठीक रहेगा, वो योगा करे ना करे, वो सिर्फ वॉक करके भी ठीक रह सकता है। तो जब उसको सुबह सुबह की फ्रेश एयर, नेचुरल एयर मिल रही है, तो वो वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा। योगा तो एक बहाना है, मगर अगर योगा उसने कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो 100 साल जिए हो? सर खुद मेरे दादाजी हैं, मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं, और दिल्ली के आसपास के गांव में सभी में उनका नाम है। 106 साल के होके वो गए हैं। भूप सिंह यादव जी का मैं पोता हूं, नारपुर गांव से भूप सिंह यादव जी। हम दादाजी पीछे झज्जर जो जगह है, झज्जर, वहां से बिलोंग करते थे। मेरे फादर का जन्म नारपुर गांव में हुआ, मेरा भी जन्म वहीं पर हुआ, और वो 106 साल के हो गए हैं। और उनका आखिर तक ये रहा कि बेटा रोटी पे घी नहीं रखा, मतलब उनकी डाइट पूरी थी, मगर क्या था कि वो नहाते वक्त बाथरूम में फिसल के गिर गए और उनकी कूल्हे की हड्डी जिसकी वजह से टूट गई, जिससे उनका काफी ब्लड लॉस्ट हुआ और जिसकी वजह से वो चले गए हमें छोड़कर। नहीं तो मेरे को ये उम्मीद थी कि शायद वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद वो 120-25 साल तक जीते। और उनकी आवाज में भी दम था। और हम परिवार के 18-20 भाई हैं, मतलब उनके पोते, उनके ग्रैंडसन, और वो हमें सिर्फ अंदाजे से पहचान लेते थे कि ये कौन सा बच्चा गया है, अरे सुदेश, अरे प्रवेश, अरे अवधेश। तो हमें लगता था कि वैसे बाबा कहते हैं मुझे दिखना कम हो गया है, मगर हम उनको नजर आ जाते हैं। मगर ये बड़ों की खुशबू होती है, उनकी मोहब्बत होती है, जिसका आशीर्वाद हमें मिलता है। बट ये चीज आप मुझे ये बताइए कि आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या ये बात सच है? वो किसी चीज पे परहेज नहीं करते थे? नहीं, कोई परहेज नहीं। तेल में या खाने में नंबर ऑफ रोटियां कुछ तो देखिए उनके वक्त की बात करूंगा तो उस टाइम पे तेल वेल जो होता था सब शुद्ध होता था, सब कुछ जेन्युइन। आजकल दिक्कत किस वजह से आ रही है कि मिलावट का जमाना आ गया है, पैकेजिंग हो गई है सभी कुछ। उस टाइम पे फ्रिज नाम की चीज होती भी थी तो उसमें बहुत ज्यादा था, सब्जियां रोटियां ये भर के नहीं रखते थे लोग। आप समझिएगा इस बात को, गहराई को। मटके का पानी पीना, बरमे का पानी पीना, कुएं से पानी आना, तो आज की डेट में पीले तो शायद लूज मोशन लग जाएंगे बच्चों को। विराट कोहली तो 4000 रुपए लीटर पीते हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूं ना कि लाइफस्टाइल तो आप जैसा बनाना चाहेंगे, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास है तो आप खर्चेंगे भी। तो जैसे लोग, आपने घी की बात की, लोग कहते हैं कि घी हो गया या बटर हो गया, क्लैरिफाइड बटर हो गया, ये सारी चीजें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑयल है, वो आर्टरीज में जम जाता है। बट आप कह रहे हैं कि आपके दादाजी जो है वो 106 साल जिए थे और वो घी भर के डालते थे रोटी। सर बिल्कुल, उन्होंने जब तक रहे उन्होंने हमेशा घी पे रोटी, मतलब रोटी पे घी कम कहूंगा, घी में रोटी ज्यादा कहूंगा। कि उन्हें उस टाइम पे, हमारे टाइम पे चूरमा भी बनता था। चूरमा बनता है जिसमें घी जब मिक्स में मिलाया जाता है। दाल चूरमा बन रहा है या किसी और की चीज खाया जा रहा है, यहाँ तक कि दलिया भी बनता था तो दलिया में 2 चम्मच घी डाला जाता था ताकि स्वाद आए। मैं आज तक खाता हूँ। आई थिंक घी नंबर 1 वो क्लैरिफाइड बटर भी है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली। सर
आपके बारे में बात करते हैं। मुझे बताइए कि कभी भी जिमिंग करते हुए या बॉडी बिल्डिंग करते हुए, आई डोंट थिंक जिमिंग इज द राइट वर्ड, आई थिंक बॉडी बिल्डिंग करते हुए कभी भी आपको ऐसा कोई हेल्थ स्केयर आया, कभी भी आपको ऐसा लगा कि यार मुझे इस चीज का अब ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कोई इंजरी हो या कोई अंदर से कोई ऐसी फीलिंग आई हो आपको कि दिस इज लाइक अ हेल्थ स्केयर, अब मुझे रुक जाना चाहिए? सर बिल्कुल आया। और वो कब आया, जब मेरा छोटा ब्रदर खुद जो कार्डियक अरेस्ट से गया है, वो जिम में एक्सरसाइज ही करा रहा था बच्चों को और उसको कार्डियक अरेस्ट आया और मैं वहाँ अवेलेबल नहीं था उस टाइम। हमारी एक चैंपियनशिप चल रही थी, मैं उसमें बॉडी वेट पे बैठा हुआ था उस टाइम। बॉडी वेट लेते हैं जो एथलीट्स आते हैं, उनको एक दिन पहले हम बॉडी वेट लेते हैं, जैसे सैटरडे को और संडे को कंपटीशन होना है। Okay. तो कालकाजी में वो बॉडी वेट लिया जा रहा था और मैं जब घर पहुंचा तो मैं इतना थका हुआ था कि मैं अपने जिम नहीं जा सका और जिम छोटा भाई संभाल रहा था और मेरा फोन भी बंद हो चुका था। तो घर जाके वो ऑफ को ही मैंने चार्जिंग पे लगा दिया और मैं बस आंखें बंद करी कि मैंने थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा तो शाम को चला जाऊंगा जिम। मगर पता नहीं वो सब होनी थी या क्या होना था, या भाई की लिखी थी, क्या था क्या नहीं था। उसके जब मैं मुझे जब मैंने फोन ऑन किया तो देखा तो बहुत सारी मिस कॉल के मैसेजेस आते थे उस टाइम पे। तो कॉल आई तो मैंने इमीडिएटली फोन किया, तो मैं इमीडिएटली पहुंचा तो पता लगा वो सरोज हॉस्पिटल लेके गए हैं और जब मैं अपने भाई के पास पहुंचा तो वो जा चुका था। तो वो तकलीफ ऐसी थी। तो मैं जब घर में से उसके बाद निकलता था और जिम में जाके कभी कभार एक्सरसाइज करता था। एक्सरसाइज जब सब बच्चों को करा दी जाती थी तो मैं खुद अपनी एक्सरसाइज करता था। तो एक बार मुझे बहुत घबराहट हुई, जिम में अकेला एक्सरसाइज कर रहा था, बच्चे चले गए थे सब, साफ सफाई करने वाले भी जो स्टाफ था और बाकी स्टाफ था, कोचिज का जो स्टाफ था वो जा चुका था। मैं अपनी सोच रहा था कि मैं 10 मिनट अपना कार्डियो वगैरह और अपना करके जाऊं। तो मैं थोड़ा बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा था, वेट ट्रेनिंग कर रहा था। तो एकदम से मुझे थोड़ा सांस तेजी से आने लगा, तो इमीडिएटली मैंने उसको वहीं रोक दिया और मैंने घर पर फोन किया अपनी मिसेज को कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो मेरी मिसेज ने कहा कि आप अभी क्लब बढ़ा दीजिए और आप घर आ जाइए फटाफट, आप अभी यहीं छोड़ दीजिए, इसको स्टॉप कर दीजिए। तो वो मेरा उसी टाइम मैंने उसको स्टॉप किया। वो उस टाइम में बहुत घबरा गया था, क्योंकि जब एक दुर्घटना आपके घर में हुई हो तो वो साइकोलॉजिकली हाँ, आपके मन में बैठ जाता है, वो बैठ जाता है। I can relate to it. I have a personal experience. जी। तो वो मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, बट आई थिंक मैं समझ सकता हूँ कि आप किस चीज के थ्रू गुजर रहे होंगे। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रदर, बाय द वे। कोई बात। सर, इसी चीज के बारे में बात करते हुए, अगर किसी यंगस्टर को आपको कोई एडवाइस देनी हो कि अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किए बिना अगर कोई बॉडी बिल्डिंग टेकअप कर रहा है या पावर लिफ्टिंग टेकअप कर रहा है, तो एक एडवाइस जो आप हर यंगस्टर को देना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस ना करके की जाए? सर मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, आप अपने शरीर को टाइम दें और आप सही दिशा और सही रास्ता पकड़ें और अच्छे कोच के अंडर में ही आप एक्सरसाइज करें और अपना बीच बीच में मेडिकल चेकअप जरूर कराते रहें, ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है। और मैं यही कहूँगा कि स्टेरॉइड्स की तरफ ना जाकर आप एक सही हेल्दी डाइट पकड़ें। उससे आपको टाइम जरूर लगेगा, मगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक अलग ही रहेगा। आप खुद कहेंगे कि मजा आ रहा है लाइफ में, क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी बॉडी सेटअप होने लगती है तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लगता है और आप उसकी तरफ खुद अग्रसर होने लग जाते हैं कि अट्रैक्ट होने लगते हैं अपनी बॉडी को देख के। खुद आपका मन करेगा मैं जिम जाऊं, सारा कुछ है। मगर कुछ बच्चे जो गलत दिशा में, जो आजकल के बच्चों को, जैसे आपने कहा कि कुछ उनको मैं बताना चाहूंगा, तो बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद जाते हैं और जाते ही कोच को बोलते हैं कि मुझे 3 महीने में रेडी होना है, बॉडी बना दीजिए। तो मैं उनसे सभी बच्चों से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा ना करें। 3 महीने में किसी की बॉडी नहीं बनती। जब हमने शुरू किया था तो 3 साल हमें लग गए थे एक मुकाम हासिल करने में, जिसमें कि हम 3-4 घंटे लगातार प्रैक्टिस किया करते थे, जेन्युइन डाइट लेते थे। मगर आज तक अगर फिटनेस का राज है कोई सुदेश यादव का, तो यही है कि वो नेचुरल बॉडी बिल्डर है और नेचुरल ही रहेगा। और मैं सभी आप लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा नेचुरल रहें और नेचुरल ही दिखें, क्योंकि अगर आप लंबा जर्नी जीना चाहते हैं, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो आप फालतू की दवाइयों के चक्करों में ना पड़े। अपने घर की डाइट लें
और खासकर में माँ या वाइफ जो भी दे उसे खुश होकर खाएं। सबसे बड़ी जो हेल्दी डाइट कहलाती है वो कहलाती है कि आप उसके लिए आपको दिल मानता है वो डाइट लेने के लिए या नहीं, और आप उस डाइट को लेकर कितने खुश हैं। क्योंकि खाना खाना ही होता है और खाने को ही खाना होता है। तो खाना जो मिल जाए उसे आप खुश होकर खाएं और उसके लिए दुआ करें कि वो खाना आपको नसीब हुआ ऊपर वाले का। क्या बात है सर। आई थिंक आपने तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दिया, बट मैं कुछ और देर आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा सर। एक फिटनेस मिथ जो लोगों को भ्रमित करता है अक्सर और वो तोड़ देना चाहिए, कोई ऐसा बिलीफ जो सारे यंग जितने भी फिटनेस मॉडल्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं सोचते हैं जो झूठ है। सर वो यही कि हम जिम जाएंगे और सप्लीमेंट्स लेंगे और हमारी बॉडी बन जाएगी। ये सबसे बड़ा झूठ है कि बगैर सप्लीमेंट्स के बॉडी नहीं बन सकती। बगैर सप्लीमेंट नेचुरल डाइट से भी बन सकती है। मैंने जैसे बताया कि सप्लीमेंट्स की आपको जब जरूरत पड़ती है जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो आपकी जब तक बॉडी की रिक्वायरमेंट ना हो, आप जब आप जा रहे हैं तो आप साल 6 महीने विदाउट सप्लीमेंट्स एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को उस रूटीन में लाएं, उस रिदम में लाएं, वो रेडी हो जाए, तब आपको लगेगा यार अच्छा मेरा मसल अब ग्रोथ करने लगा है, अब इसको थोड़ी सी डाइट की और जरूरत है। तो उसमें आप सप्लीमेंट्स, थोड़ा फूड सप्लीमेंट्स उसमें आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप क्रेटिन भी कर सकते हैं, जिसमें आप BCAA भी डाल सकते हैं, ठीक है, और आप प्रोटीन भी डाल सकते हैं। गेनर भी, अगर आप वीक हैं तो उसमें गेनर भी डाल सकते हैं, मगर विदाउट कोच नहीं, विदाउट इंफॉर्मेशन नहीं। क्योंकि काफी बच्चे मेरी नॉलेज में आए हैं जिन्होंने विदाउट नॉलेज या विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट कोच सप्लीमेंट्स यूज किया और उन्होंने अपनी किडनी या लीवर उड़ गया या इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आई है, और वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं उस चीज से। सर स्पिरिचुअल हैं आप, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। आपको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग करने के साथ साथ स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, मेडिटेटिव स्टेट के लिए। बिल्कुल जरूरी है सर, डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो लाइफ ही नहीं है। मेरे को लगता है वो रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हमेशा भगवान का ध्यान नहीं रखेंगे, आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे, क्योंकि यही चीज आपके अंदर, आपको मैं आज बता दूं कि शरीर सिर्फ एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं रहता। शरीर आपके दिमाग में है, यहाँ है, आप यहाँ से मेंटेन करते हैं दिमाग को, आप अपने शरीर को यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं, राइट। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ से कर रहे हैं। जब आपका माइंड में ही मतलब लोचा चलता रहेगा तो आप शरीर को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप भगवान में भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे, आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तो ये है कि आपका सादगी से जीवन बहुत जरूरी है। आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे, जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, उतना अच्छा शरीर आप पालेंगे। आपको लगता है कि आपने जितने साल बॉडी बिल्डिंग की है आप उतना ज्यादा शांत होते गए और शीतल होते गए हैं? बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि जितना आप लंबा टाइम देते हैं अपने शरीर को बनाने में और आप अच्छी एक अचीव कर लेते हैं बॉडी, इसके लिए मैं एग्जांपल है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। बिल्कुल 100% प्लीज। हमारी इंडस्ट्री में लोग वैसे मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत शांत हैं और बहुत शांति से सबसे बात करते हैं, बड़े मैनर से बात करते हैं, सभी से आप करके बात करते हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं। और ऐसा नहीं है, मगर मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी इंडस्ट्री मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उस इंडस्ट्री का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और हमेशा चाहता हूं उनका आशीर्वाद और वो स्नेह और वो प्यार मुझे मिलता रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो बॉडी बिल्डर हैं, सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा प्रेमचंद ढींगरा जी का, जिन्होंने हमें जज भी किया है, जो हमारे गुरु के समान भी हैं, खुद अपने गुरु जी का। और हमारे इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डर है मिस्टर मुकेश गहलोत जी, जो नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं, द्रोणाचार्य द जिम के चलाते हैं वहां पर, और हजारों बच्चे उन्होंने तैयार करे हैं। मैं कहता हूं शायद आप उनसे मिलोगे तो आप गदगद हो जाओगे, उतने हाँ, मतलब आपको उनका एक अलग ही हो रहा है। तो जब आप अच्छे किसी बॉडी बिल्डर से मिलते हैं, संजय गहलोत जी हैं, बहुत ही दिल खुश इंसान है, इंटरनेशनल प्लेयर है। हमारे प्रदीप गुप्ता जी हैं और नरेंद्र यादव जी हैं जो पुलिस में भी हैं, ठीक है, वसीम खान जी हैं, और एक तो हमारे साहिल मलिक है, एक बच्चा जो इंटरनेशनल प्लेयर है। मतलब मेरे पास गिनती हजारों बच्चों की है, यहां तक कि 3 बच्चे हैं हमारे अपने मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, रईस भाई हैं,
हासिफ भाई हैं, उनके तीसरे छोटे भाई हैं राजीव भाई हैं। बहुत ही मतलब हमसे मिलेंगे आप कहेंगे यार मजा आ गया मिलके, मतलब आप खुद कहेंगे कि यार ऐसे लोगों से रोज मिला जाए तो मजा आता है। ऐसा देख के लगता ही नहीं कि बॉडी बिल्डर्स है। हाँ मतलब उनके अंदर वो चीजें नहीं है। वो जब भी आप मिलेंगे उनसे तो आपको लगेगा यार मैं किसी बॉडी बिल्डर से मिला हूं या किसी अपने दोस्त से मिला हूं। हाँ कि वो उस हिसाब से मिलते ही नहीं है। यहां तक कि कुछ बच्चे हैं जो एथलीट हैं उनसे भी आप मिलेंगे, जैसे कि एक बच्चा एथलीट है कार्तिक यादव है, समयपुर से बिलोंग करता है, बहुत ही डिसेंट बच्चा है। एक दीपक यादव है जो नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं, बहुत ही डिसेंट बच्चा है, वो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग मैन रहा है बच्चा वो भी। मतलब मेरे पास गिनती नहीं है बच्चों की, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा एक अचीव किया है। और वो हाँ संग्राम चोगले जी हैं, प्रशांत कुमार जी हैं, प्रसाद कुमार जो हमारे 15 टाइम मिस्टर इंडिया रहे हैं वो। आप उनसे मिलिए, बहुत ही आपको लगेगा यार मैं तो इनको जानता हूं। देखिए इंसान वही है जिससे आप पहली बार मिलके लगे कि मैं इनको जानता हूं, जिनके साथ आपकी वाइफ सेट हो जाएगी मिनट में, तो उसका मतलब उनके अंदर वो घमंड नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आई थिंक हाँ लोग ये चीज अचीव कर ही लेते हैं। हाँ सर इस सेगमेंट को मैं खत्म करना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। आप सारे जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं आप लोग पार्टी करते हैं आपस में? पार्टी करते हैं और मिलते भी हैं, और हमारी पार्टी खाने और डाइट को लेकर ही होती है। तो मेन्यू क्या होता है? मेन्यू जो जिसकी पसंद का होता है वो आ जाता है, क्योंकि सच बताऊं तो जहां इतने सेलिब्रिटीज इकट्ठे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां कंपनियां खुद ही आ जाती हैं कि सर बताओ हम क्या प्रोवाइड करें आपके लिए। तो अच्छी अच्छी डाइट आ जाती है, तो वो डाइट मिलती है, उसमें वेजिटेबल भी होती है और नॉन वेजिटेबल भी होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी बॉडी बिल्डर्स की पार्टी चल रही हो तो वहां पे बटर नान भी आ रहा है, बटर चिकन? हाँ होता है ऐसा। उस टाइम पे कोई वो नहीं होता कि भाई ये बटर नान नहीं खा सकता या ये लच्छा पराठा नहीं खा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे गुरुजी सब एक साथ? हाँ सब सेलिब्रेशन करते हैं यार, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं। और मुझे खुशी है इस इंडस्ट्री में और बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में, कि सब एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और क्या पार्टी में कॉन्वर्सेशन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में होती है? नहीं ऐसा नहीं है, बाकी मतलब लाइफ के बारे में भी होती है। मुद्दा वही रहता है कि भाई आप क्या कर रहा है, भाई आजकल तैयारी कर रहा है, कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? सर वो वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। चल यार ऑल द बेस्ट, ठीक है अच्छा कर यार, अच्छा ये वाला थोड़ा सा फिर वो सॉल्ट वॉल्ट को लेकर बात हो जाती है बॉडी में कितना कि हाँ ये कितना वो क्या अवॉइड करना है, अच्छा क्या चला रखा है ये भी हो जाता है। वो भी बता देते हैं। तो आप लोगों को अंदर में तो सबको एक दूसरे को पता होता है कि कुछ बच्चे, मगर जैसे कि अब कुछ जो नहीं यूज करते हैं उनके सामने बच्चे एक्सप्लेन करने से थोड़ा घबराते हैं, मगर हर कोई अपना मतलब कि अपना फंडा बताना भी नहीं चाहता कि भाई मैं क्या यूज कर रहा हूं, मगर कुछ बच्चे बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं। उसमें क्या है कि जैसे अपने आप बड़े के सामने बैठे हैं तो मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा, मैं शेयर कर लूंगा कि सर आजकल मैं दलिया खा रहा हूँ, ओट्स ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप मुझे कुछ और अच्छा बता दें, अरे सुदेश ये छोड़ यार आजकल ये वाला स्प्राउट्स अच्छा आ रहा है या ये वाली वेजिटेबल्स अच्छी आ रही है, इसको यूज कर दे कि इसका अच्छा रिजल्ट है। तो हमें ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही सीखने को मिलता है, हमें बच्चों से भी सीखने को मिलता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो यूट्यूबर हो गए हैं ज्यादातर। यूट्यूब पे देख देख के उनकी नॉलेज इतनी अच्छी हो गई है। खुद मेरे घर में मुझे अपनी छोटी बिटिया से भी सीखने को मिलता है, बड़ी बिटिया से भी सीखने को मिलता है। तो आपकी बेटियां तो मैंने सुना है ब्लॉगर्स बन रही हैं अब। ब्लॉगर्स तो नहीं कह सकता, मगर हाँ बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग भी करती हैं। बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों योगा एक्सपर्ट भी हैं और बहुत अच्छे से योगा करती हैं और मार्शल आर्ट भी सीख रही हैं। तो आर यू फैमिली मैन? आप फैमिली मैन है? सर मैं बहुत ज्यादा फैमिली मैन हूं। मेरा मतलब ये समझ लीजिए 90% मेरा टाइम मेरी फैमिली के साथ बीतता है। दोस्तों में कम, फैमिली के साथ ज्यादा, बच्चों के साथ ज्यादा, मिसेज के साथ ज्यादा। जब भी हमें टाइम मिलता है या तो हम कहीं बाहर निकल जाते हैं घूमने विद फैमिली, और अगर मैं घर पे भी अकेला हूँ, मिसेज मेरी प्रोफेसर है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं रामलाल आनंद कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो चली जाती हैं तो हमने ड्यूटी बांध रखी है, तो उससे मुझे और अच्छा टाइम अचीव करने को मिल जाता है। क्योंकि रात की मेरी इंटरनेशनल कोचिंग है, रात को मैं जगह होता हूँ तो दिन में मैं घर पे जाता रहता हूँ, दिन की कोचिंग लेके आ गया और शाम की कोचिंग के टाइम पे वो घर वापस आ जाती है। तो उस बीच का जो टाइम है मुझे अपने दोनों बेटियों के साथ स्पेंड करने में बड़ा मजा आता है। तो वो बोलती हैं कभी कि पापा एक बार? हाँ मेरी आजकल जो मेरी छोटी बेटी है वो, पापा ये
पोटैटो नहीं खाओगे तो आपकी मेरी तरह बॉडी नहीं बनेगी। तो आपको देखो मेरी तरह बॉडी बनानी तो आपको ये एप्पल भी खाना पड़ेगा, ये दलिया भी खाना पड़ेगा, ये ओट्स भी खाना पड़ेगा। तो वो मुझे गाइड करती है। जिद करती है कि आपके आम पे लटकना है। लटकना क्या, वो तो मेरे सब कोई शायद जगह ऐसी वस्तु की जहां वो मेरी ना लटकती हो। उसकी सबसे ज्यादा जिद ये रहती है कि पापा आज फ्री है तो आज सिंगिंग करेंगे, ठीक है, गाना गाएंगे दोनों मिलके। उसे गाने पे थिरकने का, मैं गाना गाता हूँ और वो थिरकती है, उसे डांस करने का भी बहुत शौक है। कमाल है, काफी क्यूट हैं जो हमारे सुदेश यादव जी हैं, इनके बारे में हमने कम जाना है आज। सुदेश जी, आप अब एक नेशनल चीफ जज की के ओहदे से आप जाते हैं, कई चैंपियनशिप्स आपने जज करी हैं एंड आई थिंक अभी भी कर ही रहे हैं। तो मैंने सुना है कि पीपल लव यू देयर, बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे, और जितने स्ट्रिक्ट आप दिखते हैं उतने आप है नहीं, लेकिन आप एक बहुत फेयर जज माने जाते हैं। ये लोगों का विश्वास है, ये सभी एथलीट का विश्वास है, उनका प्यार है मेरे प्रति कि वो बड़ी मोहब्बत से ये चाहते हैं कि सुदेश सर हमें जज करें, सुदेश सर बुलाएं। और मेरी कोशिश ये रहती है, मैं भगवान से प्रार्थना करके जाता हूँ कि मेरे हाथों से किसी के लिए कोई पार्शलिटी ना हो पाए, मेरे मन में 1% किसी के लिए ना आए कि यार नहीं ये बच्चा 19 है तो मैं इसको फर्स्ट दे दूं और 20 वाले को सेकंड दे दूं। मेरा खुद का भी अगर बेटा वहां खड़ा है तो और वो अचीव नहीं कर रहा है तो शायद मैं उसे भी सेकंड ही दूंगा, फर्स्ट नहीं दूंगा। तो ये मेरा अपना सोचना है, क्योंकि वो बच्चा जो फर्स्ट के लिए डिजर्व करता है वो पूरी मेहनत करके आया है, और आपकी एक गलती, एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी भूल उसको उसकी उस मेहनत से डिगा देती है। जो बच्चा ये सोच के आया कि मैंने आज मिस्टर इंडिया बनना ही बनना है, और आप उसको वो लगता है कि वो डिजर्व करता है और आपने उसको वो पोस्ट दे दी, तो डेफिनेटली उसके मन में पहले से ही होता है कि मुझे अब इसके बाद मिस्टर एशिया लड़ना है। फिर वो उससे डबल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको हमने पुश कर दिया पीछे से। हमारा काम है आशीर्वाद देना, हमारा काम है सही जजमेंट देना। तो उसकी वजह से भी शायद बहुत एथलीट मुझे लव करते हैं, लाइक करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो आपके स्टूडेंट्स होते होंगे या आपके कलीग्स होते होंगे, वो आपको अक्सर आके कंपटीशन के पहले ऐसा बोलते नहीं है कि वो मेरा वाला स्टूडेंट है, सर देख लेना? हाँ बोलते हैं, नंबर ऊपर नीचे से। हाँ बोलते हैं, बिल्कुल होता है, कई बार होता है। और उनको मैं यही बोलता हूँ, यार तेरा तो वो एक है, मेरे उसमें वो 20 लड़के मेरे ही खेल रहे हैं। तो क्योंकि उनको फिर वो ये तो नहीं कह सकते ना उन 20 में से जी उसे एक को ही करना है। तो यार सब बच्चे मेरे ही तो हैं, सारे बच्चे मेरे हैं। और कोशिश मेरी ये रहती है कि जहां एक आधा बच्चा, कोई 2-4 बच्चे, एक आधा बच्चा कोई हमारी चैंपियनशिप में आ जाता है और मैं उसको कोचिंग कर रहा हूं या कोच कर रहा हूं, तो मैं अपनी सीट से उठ जाता हूं, क्योंकि वो फेयर डिसीजन होना चाहिए। 5 या 7 जजेस बैठे होते हैं, वो सभी डिसीजन मेकर होते हैं, सभी की पर्चियां साथ में आ जाती है कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो उस पर हम नंबरिंग करते हैं कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है। राइट। फिर भी हम एक नजर फिर भी घुमाते हैं, फिर उनकी फ्री स्टाइल पोज कराते हैं कि भाई फ्री स्टाइल अपने जितने पोज हैं वो फ्री स्टाइल दीजिए, जितने भी आपको अच्छे जो पोज हैं वो दीजिए। उससे भी उनकी स्कोरिंग हो जाती है उस बीच में। उतनी देर में ही हम लोग जजेस अपना डिस्कशन कर लेते हैं कि ये बच्चा क्यों फर्स्ट है, अगर फर्स्ट है तो क्यों फर्स्ट है, सेकंड है तो क्यों सेकंड है, इसका कौन सा पार्ट ठीक है या कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आपने नंबर दिए इसको। इस बीच में वो डिस्कशन हो जाता है, इस बीच में उनके सर्टिफिकेट रेडी हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी बच्चे के साथ कोई पार्शलिटी ना हो। क्या आप कभी भी किसी कंपटीशन में आप जज करने गए हो, या आप रोजमर्रा की जिंदगी आप जाते ही हैं, आपका ये काम बन गया है, अब आप इतने सारे बच्चों को देखते हैं, क्या आप जज करते वक्त उनमें अपने आप को ढूंढते हैं कभी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई जैसा, मैं उस टाइम ये नहीं कहूँगा कि मैं उसका गुरु या मैं उसका कोच हूँ, मगर हाँ वो टाइम ऐसे ही होता था। दिनेश अस्वाल जो बच्चा था, बॉडी बिल्डिंग था नहीं है कहूँगा, है अभी भी बच्चा, और बहुत अच्छे रेलवे में रेलवे कोच रहा है वो बच्चा। उस बच्चे को देखकर जब वो बॉडी बिल्डिंग करता था तो मेरे को देख के लगता था कि शायद मैं कर रहा हूँ, पोजिंग दिखाते वक्त तो मुझे ऐसा लगता था, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ ये। तो मुझे लगता था कि शायद कुछ अचीव किया है हमने, कुछ बच्चों को रेडी किया है। तो आज भी अगर उस बच्चे का नाम, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हंसमुख बच्चा है,
बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला। आज भी एक बेटे की तरह उसे गले लगाता हूँ जब भी वो मिलता है, जबकि मेरे से 2-4 साल ही छोटा होगा, मगर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे। और मैं परमात्मा से यही हमेशा दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि इस इंडस्ट्री से जो प्यार और मुझे जो रिस्पेक्ट मिली है, वो चाहता हूँ वो मेरे मरते दम तक रहे। क्या बात है। सो सर, बहुत सारी हमने हैवी बातें कर ली, अब रैपिड फायर का एक सेगमेंट करते हैं जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आए आपको वही बोलनी है। जरूर। टू मेक इट वेरी इजी, लेट्स मूव ऑन टू द रैपिड फायर सेगमेंट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर, कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट जो आप रोज खा सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड, आप बोर नहीं होंगे? सर मैं बनाना रोज खा सकता हूँ। बनाना एवरी डे? एवरी डे, सालों से खा रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है और वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। फेवरेट चीट मील? सर फेवरेट कभी कभार गोलगप्पे हो जाते हैं कभी कभार, और वो भी जब मिसेज कभी कभार मंगाती है तो मैं उसमें चीट करता हूँ कि यार मुझे घर तो नहीं खाने देगी मगर मैं यहाँ जरूर खा लूंगा। तो उस टाइम लेते वक्त मैं अपने आप को एक आधा गोलगप्पा वहां पे खा के निकलता हूँ वहां से तो आप ऐसे नॉर्मल लोगों की तरह लाइन में खड़े होके खाते हो? हाँ, और एक कभी कभार छोले भटूरे भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यार जबकि मिसेज खूब बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाती हैं घर पे, अच्छा, और अब हेल्दी तरीके से बनाती हैं, मगर कभी कभार बाहर जब जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं या कोई गेम खेलने जाते हैं तो वहाँ टीम, यार क्या मंगाया जाए, यार एक काम करो छोले भटूरे मंगा लो सबके लिए। तो वो हमारा टाइम ऐसा होता है यार खा लेंगे कोई बात नहीं। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि कोई नहीं यार, इतनी कैलोरीज जाएगी तो बॉडी में, इतनी स्किपिंग करके मैं इसको निकाल दूंगा। छोले भटूरे खा के आप कभी गए चैंपियनशिप जज करने? हाँ, ये छोले भटूरे वहां जाके मिले भी हैं कि जैसे किसी भी स्टेडियम में होता है तो वहां काउंटर लगते हैं, तो वहां जाके क्योंकि हमें तो वो कूपन मिल जाते हैं, तो सर आप इससे कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों के साथ निकल गए, चलो यार ये वेजिटेबल्स ना खा के हम यार, या ये नॉन वेज ना खा के चलो यार आज छोले भटूरे ही खाते हैं। तो हो जाता है कभी कभार, पता लगा कि घर से आज निकले तो कम से कम कुछ तो चीटिंग कर ही ले। क्या गुरुजी देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप। सूखी पूरी मांगी आपने कभी? सूखी पूरी? वो मतलब वो गोलगप्पे खाने के बाद जो आखिरी वाला होता है ना, सूखा डाल के देता है वो? हाँ नहीं, वो हाँ सूखा डाल के उसमें आलू डलवा के, एक बार चने डलवा के, और उसमें थोड़ी सी मीठी वाली वो ग्रेवी डलवा के, मतलब वो चटनी डलवा के, वो तो खाई है, ऐसे बात नहीं है, जरूर खाई है। He's so cute. हाँ, क्योंकि मैं तीखा कम पसंद करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि गोलगप्पे का पानी तीखा होता है तो उसको बोलता हूँ यार थोड़ा सा इसमें वो मीठी वाली चटनी डाल दो। क्या बात है। सर, वेट्स और कार्डियो, अगर आपको एक चुनना हो जिंदगी भर के लिए, आप दूसरी चीज वापस नहीं कर सकते, या तो आप पूरी जिंदगी कार्डियो करेंगे या वेट्स उठाएंगे? सर मैं कार्डियो करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि कार्डियो में भी जितनी भी, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कार्डियो से, ये नहीं कि मैं 1-1 घंटा रनिंग करना चाहता हूँ या 1 घंटा मैं साइकिलिंग करना चाहता हूँ, नहीं। कार्डियो आप वॉक भी कर रहे हैं वो भी कार्डियो में ही आती है, आप जंपिंग कर रहे हैं, कोई भी मूव कर रहे हैं, वो सब कार्डियो में ही आता है। तो फ्री वेट एक्सरसाइज भी करना चाहूंगा, उससे भी फिट रह सकता हूँ। नहीं, लेकिन फिर आपको एक ही चुनना है, या तो आप पूरी जिंदगी वेट उठा सकते हैं या कार्डियो कर सकते हैं। देखिए मेरा पैशन है वैसे तो, क्योंकि फिट रखना है थोड़ा बहुत तो वेट करना पड़ेगा, तो मैं ये भी कहूंगा कि मैं वेट करना चाहूंगा। चलिए जी। सर, एक मिथ बॉडी बिल्डिंग का जो आप, जिससे आपको सबसे ज्यादा नफरत है, जो लोग फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, एक झूठ ऐसा जो जिससे आपको सख्त नफरत है? सर कि विदाउट सप्लीमेंट बॉडी नहीं बन सकती, वो ये सबसे बड़ा मिथ है, और विदाउट स्टेरॉइड बॉडी नहीं बन सकती, ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। सबसे ओवररेटेड ट्रेंड जो चला हुआ है आज के दिनों में फिटनेस को लेकर, सबसे ज्यादा ओवररेटेड, जिसका मतलब जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बट लोगों ने बिना मतलब चढ़ा रखा है, भाव दे रखा है बहुत ज्यादा? फालतू के इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं, सच बताऊं तो मैं, प्लीज डोंट माइंड। नहीं, मैं तो नहीं, जो डिजर्व ही नहीं करते, जिनको बॉडी बिल्डिंग का बी नहीं मालूम, जिनको पावर लिफ्टिंग का पी नहीं मालूम, मगर वो अपनी इंटेलिजेंसी थोप रहे हैं बच्चों पे। अरे बच्चों आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो ये होगा, आप ये नहीं खाओगे, अरे ये खाओगे तो ऐसे होगा। तो मुझे ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो गलत गाइड कर रहे हैं बच्चों को। यार आप बनाओ, आपको खुद वो चीज आनी चाहिए पहले। आपको किसी से आप कुछ काम कराना चाहते हैं तो वो आपको खुद आना चाहिए पहले, खुद आप उसमें निपुण होने चाहिए।
आपको संपूर्णता रहनी चाहिए आपको उसमें। मैं आप किसी भी डाइट की एक्सरसाइज की आपको नॉलेज दे रहा हूं तो पहले मुझे खुद सीखना होना चाहिए उसे, कि मैं खुद सीखा हुआ हूं या नहीं हूं, या मैं सिर्फ बुक में से पढ़ के या किसी को देख के अरे ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो वाली वीडियो देखी है आपने, वो एक लड़की आती है और बोलती है कि 5 ऐसी चीजें बताऊंगी 30 दिन में वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता कि 5 ऐसी चीज बताऊंगी। उसे खुद नहीं पता होता कि वो खुद उसको कैरी ऑन नहीं कर रही होती, सीधी सी बात ये है। वो खुद उस पर डिपेंडेबल नहीं है कि वो 5 चीजें वो खुद भी करती होगी शायद। सच बताऊं तो जो वो बताती है कि आपने देखा होगा कई बार ऐड में 5 मिनट में आप गोरे होइए। अरे भाई 5 मिनट में गोरे हो ही नहीं सकते यार। वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है उन्हें। वो आपको सिर्फ कोई बता रहे हैं कि ये इस मैट पे आप लेट जाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे। राइट। भाई मैट पे लेटने से पतले होते तो भाई सारे उस मैट पे ही लेटे होते सारे के सारे। ये आप ये डाइट लेंगे तो इससे पतले हो जाएंगे, भाई फिर एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। ये डाइट ले रहे हैं, सब चीज जरूरी है थोड़ा थोड़ी। हर चीज हर काम क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए मैटर करता है। एब्सोल्युटली। आपका टाइम मैटर करता है, आपकी नींद मैटर करती है, हर चीज। आपका डिसिप्लिन मैटर करता है कि आप अपनी एक्सरसाइज के प्रति कितने डिसिप्लिन्ड है, आप उसको कितना टाइम देके कर रहे हैं, आप नींद भी पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी वर्क ही नहीं करेगी, आपके अंदर से ही नहीं आएगा, आप वार्म अप ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आप अगर भूखे हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर नींद पूरी है और आप भूखे हैं, भूख लगी, आपने डाइट नहीं ली टाइम से, तो भी नहीं कर पाएंगे। और कई बार जब आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो आप एक्सरसाइज वैसे नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर चीज के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो रही बात ये 5 वाली, ये लागू नहीं होती। मत बनाना वीडियो। तो एक इंडियन डिश जो सीक्रेटली बहुत हेल्दी है बट लोगों को नहीं पता, इंडियन डिश। सर आई थिंक दलिया। दलिया एक ऐसी डिश है जिसे आप किसी भी टाइम कभी भी खा सकते हैं। ओके, ठीक है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स जिम में करते हैं? घुसते ही लाउड म्यूजिक बजाना, और आजकल शोशा ज्यादा हो गया जिम में, अपने वो लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी चल रहा होगा और अपने तरीके से, और फिर हैवी वेट मारना, दूसरों को दिखाना कि भाई देखो मैं कितना हैवी वेट मार रहा हूं, हा हू करना फालतू में। यार या तो आप चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हो, हा हू तब लगता है कि हाँ भाई आप किसी चीज को बॉडी वेट, किसी वेट को उठाने जा रहे हो, आप डेड लिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, तो नेचुरल उसमें चीख निकलेगी आपकी। आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। मगर आप बेवजह शोर शराबा कर रहे हैं, लाउड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ की, लाउड म्यूजिक सुनते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाउड म्यूजिक ना सुने। वो अपने ना माइंड को चोट पहुंचा रहे हैं, शरीर को तो पहुंच ही रही है, और आने वाला टाइम में उनकी ये जो हमारे कान के पर्दे हैं, इनको बहुत सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए आप, अच्छा सुनिए आप, मोटिवेशन वाला सुनिए ना म्यूजिक यार। आप कौन से वाले म्यूजिक सुनते हैं? मैं बहुत सर मैं सच बताऊं, मैं सुबह सुबह जाते ही या तो भोलेनाथ के या बजरंगबली की मैं लगा देता हूं और वो सुन रहा था, और बहुत लो करके, और जब तक, और ऐसे टाइम पे जाना पसंद करता हूं कि जब बच्चे वहां कम से कम हो। जो खुद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूं, 4:30 बजे 5 बजे पहुंच जाता हूं जिम कभी कभार, और वो बच्चे जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं वो भी वही भजन सुन रहे होते हैं, उन्हें मजा आ रहा होता है। बिफोर एंड आफ्टर वाली बॉडी की वो पिक्चर्स डालते हैं आपके स्टूडेंट्स? वो जो 19 डे चैलेंज होता है। सर डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। देखो जिनको अच्छा रिजल्ट आएगा वो डालना अच्छी बात भी है, क्योंकि जो नया जो यूथ है वो उसी हिसाब से फिर फॉलो करता है उन्हें, और डालनी भी चाहिए। मगर मेरा मानना यही है कि कम से कम 3 महीने या 6 महीने का टाइम आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए, उसके बाद ही आप बिफोर आफ्टर वाली डालें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आता होगा या 2 महीने में अच्छा रिजल्ट आता है, कि जो कहते हैं भाई मैंने तो 2 महीने में 10 किलो वेट कर लिया और इतना कर लिया। आप डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो लोगों को अपने आप नजर आएगा, खुद ही बोलेंगे आपको कि हाँ हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है भाई आपका। ओके। जिंदगी भर के लिए अगर एक चीज छोड़नी हो, प्रोटीन या कार्ब्स, दूसरा आप नहीं खा सकते? मैं कार्ब्स छोड़ दूंगा अगर जिंदगी भर के लिए छोड़ना, मगर मेरा मानना यह है कि दोनों में से कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए, दोनों का एक 50-50 रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि दोनों को छोड़ने का मुझे नहीं लगता कि
कोई फंडा होना चाहिए किसी के लिए भी। हर चीज अपनी बराबर बराबर लेनी चाहिए। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो उसमें चपाती भी है, थोड़ा चावल भी होना चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, सैलेड भी होना चाहिए, उसमें रायता या कर्ड भी होना चाहिए, और एक लास्ट में थोड़ा बहुत मीठा भी होना चाहिए। वो भी शौकीन आदमी है आप सर। शौकीन नहीं, इसे मैं डाइट मानता हूँ। क्या होना चाहिए वो मीठा? मीठा वो गुलाब जामुन भी हो सकता है, गाजर का हलवा भी हो सकता है, ठीक है, और इससे ज्यादा बताऊं कि घी बूरा भी हो सकती है। वाह वाह वाह, घी बूरे की तो बात अलग है। हाँ, खास करके वो चूरमे के फॉर्म ओह में हाँ, क्या बात है। जब भी मतलब मेरे को घर में अगर आपके पास समय दे 2 लाइनें बोलने का तो मैं एक बंद स्टोरी कर दो बता माइक्स, बंद कर दो। हाँ बताइए आप। जब मेरी शादी हुई तो मेरी मिसेज ने मेरी मदर के पास फोन किया कि माँ, आपके बेटे को क्या पसंद है, अगर उन्हें कोई गुस्सा कभी कभार आ जाए तो उनको खुश करने के लिए ऐसे क्या डिश बनाऊं जो उनको बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा उसे दाल चूरमा बहुत पसंद है, और जब भी वो लगे कि तेरे से नाराज हो गया तो उसे दाल चूरमा खिलाना बना के, वो खुश हो जाएगा, मतलब उसका गुस्सा उसके दिमाग से साफ हो जाएगा। और हुआ मेरे साथ ऐसा कि मेरी वाइफ ने एक बार हो गया ऐसे ही कि उसे लगा कि मैं शायद उससे गुस्सा हो गया हूं, तो उस बेचारी को आता नहीं था। शी बिलोंग टू छत्तीसगढ़ और राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो उन्हों को लगा कि मैं गुस्सा हूं, तो उन्होंने वो दाल चूरमा बनाने की रेसिपी मम्मा से पूछी कि मम्मा कैसे बनाया। तो माँ ने बताया कि बेटा गरम गरम रोटियां होती हैं, उसमें घी डाला जाता है, अच्छा घी डाला जाता है, अच्छी बूरा वगैरह या शक्कर डाली जाती है, और उसको हाथ से बिचूर के अच्छा सा मैश किया जाता है। तो जब मैं घर पहुंचा, मैंने हाथ मुंह धोए जिम से, जब मैं घर वापस गया तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा, तो मैंने मिसेज से कहा भाई खाना लगा दो और आ जाइए आप भी साथ में, खाना साथ खाएंगे। तो मिसेज ने जब लगाया तो मैंने देखा, मैंने यार ये क्या डाला है आपने। तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए दाल चूरमा बनाया है शानू, प्यार से मुझे शानू बोलती हैं। तो मैंने ये दाल चूरमा है, मैंने इसमें दाल तो नजर आ रही है, चूरमा कहाँ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या था। वो ऐसा था कि उसमें रोटियों के टुकड़े टुकड़े करे गए, ऊपर से मीठा डाल दिया गया, ऊपर से घी डाल दिया गया, और वो ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कम परोसा गया, किसी कुत्ते को ज्यादा परोसा गया है। तो उस पर मैं बहुत हंसा और मैंने उनको गले लगाया। अरे मैंने कहा मेरी जान, आपने यार, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा आप पे, मगर आपने इतना मेरे लिए किया। तो मैंने खुद अपने हाथों से फिर उसको मैश किया, और उनको मैंने कहा अब आप मुंह खोलिए, और वो उसका रोल बना के मैंने उनके मुंह में डाला, और वो शरबत की तरह घुल गया। क्या बात और उन्होंने कहा शानू इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैंने दिस इज चूरमा, इसे कहते हैं चूरमा। रोमांटिक हैं आप। हाँ, आप बताते absolutely। नहीं है। नहीं, वो होना बहुत जरूरी है, लाइफ में रोमांटिक ही रहना चाहिए, और खासकर अपने परिवार के लिए तो बहुत जरूरी है, और अपने दोस्तों के लिए खासकर में रोमांटिक। हाँ बिल्कुल। सर मैं आप आगे बढ़ता हूँ सर जी। सबसे रिप्ड एक्टर बॉलीवुड में आपके हिसाब से? आई थिंक अक्षय कुमार। ऐसा क्यों? जॉन अब्राहम की बॉडी अच्छी है सर। सर सिर्फ बॉडी नहीं देखी जाती, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने काम के प्रति कितनी सजगता आप रखते हैं, कितने एक्सरसाइज के प्रति आप डिसिप्लिन्ड है, वो मैटर करता है। तो जितना मैंने देखा और पढ़ा है, आई थिंक अक्षय कुमार। बिकॉज ऑफ द रूटीन, बिकॉज हाँ, जैसे उनका स्लीप साइकिल है। हाँ जी, हाँ जी। सारी चीज ओके ठीक है सर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या आप 70 साल की उम्र में शर्टलेस फोटोशूट करेंगे जैसे आप करवाते हैं 16 साल की उम्र में? सर भगवान ने चाहा तो मैं 90 की उम्र में भी शर्टलेस फोटोशूट करवाऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे, और ये भी वादा रहा कि इंटरव्यू आप ही ले रहे होंगे। आप 90 के होंगे तो मैं कितने होंगे? ठीक है। हाँ, अभी 50 प्लस हूँ, 53 प्लस चल रहा हूँ अभी। ठीक है सर, मुझे टाइम जरूर दीजिएगा। हाँ जरूर, डेफिनेटली। एक चीज, ऐसी चीज जो बॉडी बिल्डर्स के बारे में लोग अज्यूम करते हैं बट वो झूठ है। अज्यूम यही करते हैं कि बगैर सोचे समझे कि ये बहुत गुस्से वाला है और बहुत अनडिसिप्लिन्ड है हर तरीके से, मतलब उसके बारे में ये अज्यूम कर लेते हैं यार ये अग्रेशन इसमें ज्यादा होगा, शायद इससे मिले ना मिले। मगर अगर आप मिलते हैं किसी बॉडी बिल्डर से तो वो दिल खोल के मिलता है आपसे। मगर हाँ, कोई ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है तो वो रियल बॉडी बिल्डर ही नहीं है, मेरा ये मानना है। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो,
चाहे वो किसी भी तरीके का बॉडी बिल्डर हो। अच्छा बॉडी बिल्डर आपसे दिल खोल के मिलेगा, आपका वेलकम करेगा ऑलवेज। क्या बात है। आखिरी सवाल, बहुत सोचिएगा इस बारे में बताने से पहले, आपका ड्रीम जिम पार्टनर जिसके साथ आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, मतलब वो हो सकता है कि इस जमाने का हो, पिछले जमाने का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन ड्रीम जिम पार्टनर यू रियली वांट टू वर्क आउट विद। सर मेरे गुरुजी, ओके, जिनसे मैंने शिक्षा ली, जिनसे मैंने एक्सरसाइज सीखी, मैं चाहूंगा कि वही मेरे पार्टनर रहे। अभी वो गुड़गांव में रहते हैं और बीच बीच में उनसे मिलना होता रहता है और मैं उनसे हमेशा टिप्स लेता हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तो हमेशा मैं यही चाहूंगा कि वही मेरे जिम पार्टनर बने जब भी मैं एक्सरसाइज करूं, और ये मेरा ड्रीम भी है। एक वर्कआउट उनके साथ बनता हाँ, है। एक वर्कआउट तो बनता है। क्या बात है। ये थे मिस्टर सुदेश यादव। लोग इनका इंट्रोडक्शन देना होगा तो कैसा कहेंगे कि मिस्टर दिल्ली 7 बार रह चुके हैं, मिस्टर हरियाणा 7 बार रह चुके हैं, 2 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, कई कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं और आज एक नेशनल चीफ जज की हैसियत से बहुत सारे चैंपियंस को जज करते हैं, बहुत सारे मिस्टर इंडिया को पुश करते हैं सो दैट दे कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। बट अगर मुझे इनका इंट्रोडक्शन देना हो या इस इंटरव्यू का आउटरो देना हो तो मैं ये बोलूंगा मिस्टर सुदेश यादव एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सहज सुलझे हुए इंसान है, एक बहुत ही लविंग रोमांटिक हस्बैंड है और जैसे हम बॉडी बिल्डर्स के बारे में सोचते हैं ये वो वैसे बिल्कुल नहीं है। Thank you so much. It's an honor to have you on the show. Same here, sir. I think it's a very good beginning to toast with Rohan. Thank you so much. Thank you so much.